रिकॉर्ड चालू है। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने कल सेकंड लेक्चर में बताया था, हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हम पानी देने जा रहे हैं इरिगेशन के रिगार्डिंग, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो उसके अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे अपन SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ओके, उसके रिस्पेक्ट में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि SAR फाइंड कैसे करते हैं। SAR इज इक्वल टू Na प्लस अपॉन अंडर रूट Ca प्लस 2 प्लस Mg प्लस 2 अपॉन 2, और जो इसका यूनिट वैल्यू आएगी मिली इक्विवेलेंट में, ये कल तक बता चुका हूँ मैं इस चीज़ को। वैल्यूज ऑफ SAR ऑफ इरिगेशन वाटर 0 to 10 तो S1 टाइप कर लेंगे, 10 to 18 तो S2 टाइप कर लेंगे, 18 to 26 तो S3 टाइप कर लेंगे, एंड ग्रेटर दैन 26 तो S4 टाइप कर लेंगे। एग्जाम्स के अंदर SSC जी के ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसकी रेंज दे देते हैं आपको, और रेंज देने के बाद आपसे पूछा जाए किस टाइप का इरिगेशन वाटर हम यूज़ करेंगे। तो इस टेबल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर S2 तो काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब इसका बेस अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपके सामने है। ES 2011 IES 2011 में हुआ है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, एन आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर हैज आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज 20, सोडियम का दिया है यहाँ पर 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1 लीटर की, तो आप पहले 1 लीटर के रिगार्डिंग लेंगे तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यू कैन राइट हियर। ओके, उसके बाद मैग्नीशियम का दिया हुआ है यहाँ पर 10, Mg2 प्लस इज 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और कैल्शियम का दिया हुआ है यहाँ पर 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, द SAR ऑफ दिस वाटर अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन ए दिया हुआ है 2.06, हमको SAR निकालना है, यहाँ पर फाइंड करना है हमको SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, कितना सोडियम एब्जॉर्ब हो पा रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर 2.06, ऑप्शन बी इज 6.67, ऑप्शन सी इज 2.67, ऑप्शन डी इज 0। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है इसको। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर, तो SAR Na प्लस दिया हुआ है डायरेक्ट 20 अपॉन 10, ये देखो यहाँ पर अपॉन अंडर रूट में Ca2 प्लस कितना है 8 प्लस Mg2 प्लस कितना है यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 2। ओके, तो बेसिकली जो फाइनली आंसर यहाँ पर आएगा 20 अपॉन 18/2। जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर ये आ जाएगा SAR इज इक्वल टू 20 अपॉन अंडर रूट 9 या फिर 20 अपॉन 3, तो इससे क्या कर जाएगा मेरा 6.67 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, तो एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, डायरेक्ट पुट करना है और आंसर निकालना है। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, या पोस्ट करके कॉपी कर लेना आप। इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी एग्जाम से पूछी गई ये टेबल, रिमाइंड दिस टेबल प्रॉपर्ली। तो अपन ने अब तक जो हम वाटर देने जा रहे हैं इरिगेशन को, उसके रिगार्डिंग 3 पैरामीटर्स पढ़ लिए यहाँ पर।
अब जो फोर्थ है वो हमारा लास्ट एंड फोर्थ इज बोरोन कंसंट्रेशन। व्हाट इज बोरोन कंसंट्रेशन। बोरोन कंसंट्रेशन सबसे पहला जो पैरामीटर पढ़ा था अपन ने वो था सेडिमेंट कंसंट्रेशन। उसके बाद जो पैरामीटर पढ़ा था अपन ने वो था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। थर्ड जो पढ़ा था वो पढ़ा था सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। एंड जो लास्ट है वो है बोरोन कंसंट्रेशन। ये पैरामीटर ये शो करते हैं कि आप जो इरिगेशन में पानी देने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी किस टाइप से होनी चाहिए। ओके, तो बोरोन के रिगार्डिंग बस एक चीज़ यहाँ पर है, traces of boron is observed to be useful for the growth of crops. However, if its concentration is more than 0.3 ppm, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बोरोन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि क्रॉप की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर बोरोन की कंसंट्रेशन 0.3 ppm से ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत हार्मफुल माना गया है। तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.3 ppm, इट शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन 0.3 ppm। ओके, तो यहाँ पर हमने जो 4 पैरामीटर थे या फिर जो हम पानी देने जा रहे हैं उसके अंदर जो वाटर क्वालिटी होना चाहिए उसके रिगार्डिंग हम 4 चीज़ पढ़ चुके हैं। सेडिमेंट कंसंट्रेशन हो गया हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, थर्ड इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, उस पर एक न्यूमेरिकल करा चुका हूँ तो एग्जाम पूछा गया है, एंड फोर्थ इज बोरोन कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ तक तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब अपना मेन इंपॉर्टेंट जो यूनिट का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होगा। टॉपिक का नाम डालिए यहाँ पर आप, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। एसएमएलई सेकंड पार्ट है इसका, पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकंड इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। अब इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो किसी भी क्रॉप का लगाने जा रहे हैं तो उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है कितनी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि पानी तो हमको मिल गया, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग कितना पानी डालना है, पानी कब कब डालना है। पानी जब उस खेत के अंदर उस क्रॉप को लगाने जा रहे हैं, जब उसका बीज बोआ अपन ने तब हमको पानी डालना है, और जब हार्वेस्ट कर लिया, जब काट लिया तब तक हमको पानी डालना है, जब तक प्रॉपर ग्रोथ ना हो जाए। इसके अंदर हम सब पढ़ेंगे कितना पानी डालना चाहिए, कितना एरिया हम इरिगेट करेंगे, कितना डेप्थ होगी, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आएंगे यहाँ पर। तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा एक स्टेटमेंट 1 है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, स्टेटमेंट 1। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। अब क्या है इसके अंदर देखिए, द टर्म वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मीन्स द टोटल क्वांटिटी एंड वेट, द टोटल क्वांटिटी एंड वेट, दो चीजें आ गई इसके अंदर। द टर्म वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप means the total quantity and way in which water required by crops from its sown to the time it is harvested, from its sown to the time it is harvested। इसके अंदर दो चीज आ गई बेसिकली कि जो हम पानी देने जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी और किस तरीके से पानी देने जा रहे हैं, वे, और कब देंगे पानी हम, जब उस बीज को हम उस खेत के अंदर बो रहे हैं और जब फसल तैयार हो गई तब उस फसल को काट रहे हैं। इस ड्यूरेशन में जो हम पानी देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वाटर रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और किस तरीके से देने जा रहे हैं ये भी इसके अंदर क्या होगा, काउंट होगा। सो मतलब बोना, हार्वेस्ट मतलब कटिंग कर लेना उसकी। ये स्टेटमेंट 1 था हमारा। स्टेटमेंट 2 क्या है इसके बाद, व्हाट इज स्टेटमेंट 2 हियर, different crops will have different water requirements and the same crop may the different water requirements at different places of the same country। no doubt अगर अलग अलग टाइप की क्रॉप है तो उनको अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होगा। तो different crops different water requirement, different water requirement at a same place, बट एक तो इसलिए सेकंड क्रॉप सेम है लेकिन जो उनका प्लेसेस है तब अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी।
सपोज कीजिए आप एक ही स्टेट के अंदर, स्टेट की बहुत बड़ी बात हो गई, स्टेट के पर्टिकुलर प्लेस के अंदर आपने राइस की खेती स्टार्ट करी। तो राइस की खेती के लिए आपको दो जगह, एक ही पर्टिकुलर प्लेस है और अलग अलग, एक जगह राइस की खेती स्टार्ट करी, एक जगह आपने वीट की खेती स्टार्ट करी। तो इन दोनों क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट क्या होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि क्रॉप्स क्या है, डिफरेंट है। अभी इस एग्जांपल को सेकंड केस में उससे है कि एक जगह, एक ही स्टेट में आपने राइस की खेती स्टार्ट करी, सपोज कीजिए राजस्थान में, और एक ही दूसरी जगह आ जाइए, बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपने राइस की खेती स्टार्ट करी, तो यहाँ पर क्रॉप तो सेम है, लेकिन जो हमारा स्टेट है वो अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट कंडीशंस होंगी वो डिफर करेंगी, जियोलॉजिकल कंडीशंस होंगी वो डिफर करेंगी। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है कि अगर डिफरेंट क्रॉप्स हैं तो डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट्स एट अ सेम प्लेस, बट crops are same and places are different, then the water requirements will be what, different. That means the different water requirements. These two statements are very important. Just copy it like the way I did it here. Yeah, you can copy after the pausing the video. मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म पढ़ने जा रहे हैं अपन, इनको ध्यान से पढ़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा यूनिट इन टर्म्स के ऊपर ही बेस्ड है। अगर ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई तो ये यूनिट आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज यू विल स्टक इन एवरी टॉपिक। तो हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। टॉपिक क्या है हमारा, डेफिनेशंस। First is crop period, second is base period, third is delta, fourth delta of water लिख दो, and fourth is duty, duty of water, duty of water। तो पहला टर्म क्या लिख रहा है मैंने, क्रॉप पीरियड। पहले मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, इसका टेक्निकली आई विल एक्सप्लेन इट। क्रॉप पीरियड, सपोज कीजिए आपने कोई बीज लिया या कोई क्रॉप का बीज लिया और आपने किसी खेत में बोना चालू किया, बो दिया इस खेत के अंदर, और ये थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, हार्वेस्ट हो जाएगा, पानी डालेंगे यहाँ पर, आप इरिगेशन करेंगे। 5-6 महीने बाद ऐसा हुआ कि जो खेत के अंदर फसल है वो काफ़ी बड़ी लहराने लगेगी आपके सामने, और इसके बाद आप इसको काट लेंगे, हार्वेस्ट हो जाएगा। तो जब आपने इस बीज को यहाँ पर डाला था इस खेत के अंदर, तो ऐसा तो नहीं कि बीज डाल दिया और खुद ही खेती हो गई, नहीं, तो आपको पानी देना पड़ेगा यहाँ पर स्टार्टिंग में, ओके। उसके बाद हार्वेस्टिंग करने से पहले आपको पानी देना पड़ेगा। तो ये टोटल पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक आपने पानी दिया, जब बीज को डाला और जब फसल को काटा, इसके बीच का पीरियड होता है क्रॉप पीरियड। व्हाट इज दिस, क्रॉप पीरियड, ठीक है। जब आपने बीज को इसके अंदर डाला खेत के अंदर, और जब आपने फसल को काटा, तो इसके बीच का जो टाइमिंग है जहाँ पे आपने पानी दिया, इस इंटरवल बोल दीजिए, तो ये कहलाएगा हमारा क्रॉप पीरियड। सेकेंड चीज क्या है, बेस पीरियड। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। यहाँ पर क्या था, बीज को डालते ही आपने पानी दिया था और हार्वेस्ट कर लिया था, उसके बीच का टाइम हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जब आपने बीज को यहाँ से डाल दिया, या बीज डाल दिया और यहाँ हार्वेस्ट कर दिया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से क्रॉप पीरियड को वापस देख लीजिए। क्रॉप पीरियड मतलब वो हो गया जब बीज को डाला आपने उस टाइम से लेकर, और जब आपने हार्वेस्ट कर लिया, मतलब फसल को काट लिया, तो टोटल टाइम मेरा क्या हो गया, क्रॉप पीरियड, ठीक है। अब बात करते हैं बेस पीरियड की। बेस पीरियड मतलब जब आपने बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद थोड़े दिनों बाद आपने पानी दिया, सपोज कीजिए 2-3 दिन रुक गया, उसके बाद आपने पानी दिया, पहला पानी दिया, फर्स्ट वाटरिंग, तो वहां से जो टाइम स्टार्ट हुआ, और जो फाइनल वाटरिंग करी, जो लास्ट टाइम पानी दिया,
इसके बीच का जो इंटरवल होगा वो होगा हमारा क्या, बेस पीरियड। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या था, जब आपने जिस दिन उस खेत के अंदर उस बीज को डाला वहां से मेरा टाइम स्टार्ट हो गया, और जिस दिन आपने उस फसल को काटा इसके बीच का इंटरवल मेरा क्या हो गया, क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड क्या है, यहाँ पर आपने बीज तो डाल दिया, लेकिन बीज डालने के बाद जब पानी देना स्टार्ट किया, पहला फर्स्ट वाटरिंग, जब हमने पहली बार पानी दिया और जब हमने लास्ट टाइम पानी दिया, इसके बीच का इंटरवल को हम बोलते हैं बेस पीरियड। जनरली हम क्रॉप पीरियड को ही इक्वल करते हैं बेस पीरियड की, और इसको इक्वल करते हैं किसकी, ग्रोथ पीरियड की। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा क्रॉप पीरियड विल बी ग्रेटर देन व्हाट, बेस पीरियड। ओके, स्लाइटली इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पर इसमें लिखा गया है। तो दो डेफिनेशन हो गई हमारी, क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। तो इसका देखो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। देखिए क्रॉप पीरियड क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग ऑफ द क्रॉप, टू द इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। जब आपने फसल को काट लिया, टोटल टाइम क्या हो गया मेरा, क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग of a crop at the time of sowing to the last watering before harvesting। डिफरेंस समझ आ गया। इसके अंदर जो आपने बीज को डाला था, क्रॉप को लगाया था, वहां से स्टार्ट करेंगे और काटने तक लेके जाएंगे क्रॉप पीरियड। इसके अंदर पहले वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग के बीच को बोलेंगे हम क्या, बेस पीरियड। ओके, तो इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। आप ड्रॉ कर लेना उस डायग्राम को, बाकी उस PDF में आपको मिल जाएगा वो डायग्राम। थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ कर देते हैं। This sowing, this is harvesting। उसके बाद ये वाटरिंग लगा रखे हैं, पानी जो इरिगेट कर रहे हैं फसल की ग्रोथ के लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए। दिस इज आवर फर्स्ट वाटरिंग, दिस इज आवर फाइनल वाटरिंग, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉप पीरियड। और जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बेस पीरियड। ओके, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन व्हाट, बेस पीरियड। बट जनरली हम क्रॉप पीरियड को इक्वल टू बेस पीरियड एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ग्रोथ पीरियड। जीपी से शो कर रहे हैं ग्रोथ पीरियड को, कॉपी कर लीजिए इस चीज को। नोट लिखा भी हुआ है यहाँ पर, और ये डेज के अंदर होता है, इन डेज। जो खेती होती है वो दिनों में होती है। ऐसा तो है नहीं कि फसल को डाला और 1 घंटे बाद फसल तैयार, या फिर कुछ मिनट्स में फसल तैयार, महीने लग जाते हैं। तो डेज में भी चलते हैं अपन इस चीज़ को। देखो नोट लिखा हुआ है नीचे, जनरली क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर टेकन एज इक्वल। इसको बी भी डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं इसको। Therefore, the terms like crop period, growth period and base period, etc. represent the same thing। कॉपी कर लीजिए एक बार। चलो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, पोस्ट पे कॉपी कर लेना। तो दो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। आगे दो डेफिनेशन जो आगे बची हुई हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से SSC JEE के अंदर बोल दो आप, उसके बाद AEN के एग्जाम्स में बोल दो, GATE में बोल दो, IES में बोल दो। डेफिनेटली यू विल फाइंड एटलीस्ट वन क्वेश्चन from this topic। okay, तो मैं ऐसे रब करने जा रहा हूँ। I always said this is very crucial time, you should utilize this time if you are at your home, because this is a lockdown period and we are making videos for you people, so please utilize this period।
नेक्स्ट देखिए, थर्ड इज डेल्टा ऑफ रो। थर्ड इज व्हाट? डेल्टा ऑफ रो। 2 सेकंड में निकाल लेता हूँ एक बार। देखो, डेल्टा ऑफ रो से क्या समझ में आता है? ये डेल्टा समुद्र वाला डेल्टा नहीं है जहाँ नदियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, वो डेल्टा नहीं है। ये डेल्टा है टोटल डेप्थ को डिफाइन कर रहा है। डिफाइनिंग इज टोटल डेप्थ। जब आपने इरिगेशन के थ्रू पानी दिया, सपोज करो यहाँ पर आई हमारी रोप लगा दी मैंने यहाँ पर, जब आपने यहाँ पर इरिगेशन के थ्रू पानी दिया तो पानी जब देंगे तो नो डाउट कुछ ना कुछ डेप्थ होगी उस पानी की। कितनी डेप्थ हो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी क्रॉप लगाना है हमें। एटलीस्ट उतनी डेप्थ तो चाहिए होगी उस क्रॉप को कि हमारा जो क्रॉप ग्रोथ है वो क्या हो जाए, मेरी फुलफिल हो जाए। ओके, तो बेसिकली डेप्थ को डिनोट करते हैं सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो डेफिनेशन देखते हैं। द समेशन ऑफ द टोटल वाटर डेप्थ सप्लाइड ड्यूरिंग द बेस पीरियड ओके of a crop for its full growth represents the total quantity of water required। इसका मतलब क्या हुआ? बेस पीरियड के दौरान जितना आपने इरिगेशन किया है, जितना पानी दिया है, तो टोटल जो डेप्थ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा बोला जाएगा। ओके, बाय द क्रॉप फॉर इट्स परफेक्ट मैच्योरिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी से पहले ही आपने पानी दे दिया और क्रॉप का ग्रोथ तो हुआ ही नहीं है। तो बेसिकली क्या हो गया? बेस पीरियड के टाइम में आपने जितना पानी दिया है उसका समेशन, उसका टोटल सम डेप्थ का, उसको हम क्या बोलते हैं? हम डेल्टा बोलते हैं। कब तक देंगे? जब तक कि जो क्रॉप है हमारी प्रॉपर्ली या परफेक्ट मैच्योर ना हो जाए। ओके, डिनोट करते हैं किसको? इससे, डेल्टा से। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जस्ट सपोज कीजिए एक एग्जांपल है यहाँ पर। इफ वीट रिक्वायर्स अबाउट 7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, if ये वीट की बात कर रहे हैं, if wheat requires 7.5 centimeter of water after every 28 days, क्या निकालना है? और टोटल जो टाइम दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 140 डेज। ठीक है, इसको क्वेश्चन समझ कर लीजिए। if wheat require 7.5 centimeter of water after every 20 days and B is given 140 days, then find delta. Then find delta of the wheat will. Then find delta of the wheat. इसका मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हर इन एवरी 28 डेज जो हमारा गेहूं है उसको 7.5 सेंटीमीटर पानी दिया जा रहा है, तो टोटल 140 डेज के अंदर डेल्टा जो है हमारा कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली सिंपल एप्टीट्यूड। तो यू कैन से 28 डेज के अंदर 7.5 सेंटीमीटर पानी दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 148 डेज के अंदर कितना पानी दिया जाएगा? 7.5 डिवाइड बाई 28 इंटू 140। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 140 दिनों के अंदर हमने टोटल जो पानी दिया, जो डेल्टा था वो कितना था? 37.5 सेंटीमीटर। इसको एक डायग्राम से शो कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए बहुत सिंपल सा है। ये 7 डेज की बात हो रही है यहाँ पर। ये 7 डेज हो गए, ये यहाँ पर 7 डेज हो गए। ठीक है, टोटल कितने थे यहाँ पर? अच्छा इन्होंने बोला एवरी 28 डेज, सॉरी एवरी 28 डेज ना, यहाँ पर दिस इज 28 डेज। 28 डेज यहाँ पर शो कर दिए, उसके बाद अगेन 28 डेज शो कर दिए, और हर 28 दिन में कितना पानी जा रहा है यहाँ पर? 7.5 सेंटीमीटर पानी जा रहा है। 7.5 सेंटीमीटर, इधर 7.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, तो चलता जाएगा वो। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसे ऐसे मतलब 0 हो गया, 28 हो गया, उसके बाद क्या है यहाँ पर 56, 84, उसके बाद 84, 112 एंड 140। 7.5, 7.5, इधर भी 7.5 एंड इधर भी कितना हो गया 7.5। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 37.5 सेंटीमीटर आएगा। तो बेसिकली समीशन हो गया, टोटल डेप्थ तरफ समीशन, डेल्टा तरफ समीशन ऑफ टोटल डेप्थ 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 एंड प्लस 7.5, इट विल बी इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कुछ क्रॉप्स हैं उसके स्टैंडर्ड वैल्यू है कि उनका डेल्टा इतना होना चाहिए। एग्जाम्स के अंदर ये टेबल पूछी जाती है, एसएससी जेईई के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं इरिगेशन से, तो इसको आप पोज करके कॉपी कर लेना। मैं टेबल एक ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ पर। एक तरफ लिखिए क्रॉप्स, एक तरफ लिखिए वैल्यू ऑफ डेल्टा, वैल्यू ऑफ डेल्टा इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर फॉर एवरेज, फॉर एवरेज जियोग्राफिकल कंडीशंस इन इंडिया, कंडीशंस इन इंडिया। हम केवल इंडिया की बात करेंगे, हमारा भारत महान। ओके, फर्स्ट इज यहाँ बात करते हैं हम राइस की, फर्स्ट बात करते हैं किसकी, राइस की। तो यहाँ पर जो चाहिए होता है पानी 120 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, शुगर केन की, गन्ना जिसको बोलते हैं, गन्ने का जूस पीते होंगे आप लोग, अभी गर्मी चल रही है तो काफ़ी पॉपुलर है, अलवर शहर में तो बहुत लोग पीते हैं इस जूस को, ये भी 120 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा क्या है, कॉटन, थर्ड इज व्हाट, कॉटन। कॉटन के बाद कौन सा आता है, वीट, कॉटन के बाद आता है वीट, दिस इज ऑल्सो 50 एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। आई ऑलवेज सेड यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। जैसे सरनेम होता है, किसी का सरनेम भार्गव है, किसी का सरनेम शर्मा है, ऐसे ही यूनिट है उनके सरनेम है। फिफ्थ इज मेज, मेज मतलब मक्का, एंड सिक्स्थ इज फोडर, फोडर मतलब चारा, ये वो चारा जो खिलाते हैं आप गाय को, कुट्टी डालते होंगे। मेज इसका है 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज 22.5 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है इसके रिगार्डिंग, जिस इम्पोर्टेंट। उसके बाद वीट का पूछा गया है कि हम लोग चावल, नॉर्थ साइड में चावल कम खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, गेहूँ, लेकिन साउथ साइड में जाएंगे तो आपको राइस ही मिलेगा। ओके, तो इस टेबल को नोट कर लीजिए। फिर हम बताएंगे लास्ट डेफिनेशन, ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इतना पानी देंगे तो हमारी चावल की जो क्रॉप है प्रॉपर के लिए ग्रोथ हो जाएगी। शुगर केन को अगर हमसे कम पानी दिया तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कॉटन को हमको इतना पानी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप पोज करके इसको नोट डाउन कर लेना। लास्ट डेफिनेशन है ड्यूटी ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप, इसको डिनोट करता है डी से। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। ये ड्यूटी वो नहीं है कि आप काम कर रहे हैं ड्यूटी है, घर से सामान लेके आ रहे हैं वो ड्यूटी है, वो ड्यूटी नहीं है। ये ड्यूटी हम बात कर रहे हैं इरिगेशन के अंदर। ओके, तो डोंट कंफ्यूज, ये ड्यूटी वो वाली है। तो है क्या ये, बेसिकली ड्यूटी को हम शो करते हैं हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं क्या, ड्यूटी, कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड में कितना एरिया ऑफ फील्ड मैंने इरिगेट किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी। यहाँ पर आप हेक्टेयर में ही इसको लेके चलेंगे, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, देखो मैंने बता दिया, इसको एरिया बोल सकते हैं हम। It is defined as the number of hectares of land irrigated for
full growth of a given crop by a supply of 1 meter cube per second of water